नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, संध्या आयुर्वेदिक सेंटर कंजावला। आज की जो हमारी चर्चा का विषय है वह है कि अर्श के कितने प्रकार, यानी पाइल्स के वैदिक काल में, आयुर्वेदिक काल में, जो इसको आप बवासीर कहते हैं, वो वैदिक काल के अंदर उनको किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया। क्या होता है वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, अर्श। आप सब लोग का मैं स्वागत करता हूं हमारे लाइव सेशन में। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पहचानें कि आपको किस प्रकार का अर्श है, लक्षणों से, उनके होने वाले कारणों से और फिर उनकी चिकित्सा प्रणाली से। तो आप सब लोग जिन्होंने बवासीर के बारे में सुना है, तो लगभग लोगों ने बवासीर दो प्रकार से सुनी है, पहली खूनी और बादी। परंतु ये प्रकार सिर्फ समझने के लिए, समाज में एक सिचुएशन को समझने के लिए है कि खून गिर रहा है कि खून नहीं गिर रहा है, परंतु यही एक्चुअल कैटेगरी नहीं है। एक्चुअल कैटेगरी की बात करें तो दोषों के हिसाब से जो वातज होते हैं, अब वातज कौन से वाले होंगे? जिनके अंदर आप खाने के अंदर बहुत ज्यादा फास्ट फूड, रूखा खाना, सूखा खाना, और आपके भोजन के अंदर जल की मात्रा कम रहे, आप पानी अमूमन कम पीते हैं, और आपका जो भोजन है वह, जिसे आप कह सकते हो, प्रॉपरली डाइजेस्टेबल कंडीशन में नहीं है। खैर, वैसे बवासीर की अगर हम बात करें तो अग्नि डिस्टर्ब होना तो एक कॉमन सी प्रॉब्लम है। लगभग जितने मरीज पाइल्स के होते हैं, अर्श के जिन्हें आप कह सकते हो, उन सब मरीजों के अंदर ये कॉमन प्रॉब्लम है कि उनकी अग्नि ठीक काम नहीं करेगी, जाठरा अग्नि सुचारू रूप से काम नहीं करेगी, उनका भोजन अच्छे से नहीं पचेगा, अजीर्णता रहेगी। परंतु वातज अर्श में प्रोलॉन्ग टाइम लगता है डाइजेशन में। अब देखने में वातज अर्श कैसे होते हैं? बाहर की तरफ जो दाना निकलता है या जो फुंसी निकलती है, जिसके अंदर मवाद नहीं होती, जिसके अंदर क्लॉट हो, जैसे आप हेमोटोमा भी कह सकते हो, या ऐसी स्किन जो फूल जाती है कुछ देर के लिए और बाद में दब जाती है, जिसके अंदर ब्लड सर्कुलेशन तो होता है परंतु वो मिनिमाइज हो जाता है, तो खाल लटकी रहती है, परंतु ये दर्द करते हैं। देखिए, दर्द की बात बहुत से लोग फिशर से कोरिलेट करते हैं। यहां मैं फिशर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्लेन पाइल्स की बात कर रहा हूं। ऐसे मस्से जिनमें दर्द होता हो, ऐसे मस्से जो चोंच की तरह बाहर, बिल्कुल जिसे कह सकते हैं आप गुदा मार्ग के अंदर से बाहर आते वक्त ही दिख जाए आपको, जिसको हाइपरट्रोफिक पैपिला भी कहते हैं। मॉडर्न साइंस में अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है कि लगभग पेशेंट्स के अंदर जिनको सेंटिनल टैग है, उनको भी कई बार हम वातज अर्श की कैटेगरी में रख देते हैं। अब लक्षण की बात करें तो ऐसे मरीज में तीव्रता से दर्द होगा, दर्द आपके अंडकोश तक आएगा, स्त्री में उसकी बच्चेदानी तक ट्रैवल करेगा, या पीछे कमर की तरफ घूम सकता है, कूलों की तरफ दर्द जा सकता है, गुदा मार्ग में कैंची काटने जैसी पीड़ा हो सकती है। ये सब लक्षण किसके हैं? वातज अर्श के हैं। अब वातज अर्श की अगर हमने बात करी तो वात की उत्तम चिकित्सा क्या है? स्नेहन और स्वेदन, यानी कि लोकल एरिया, ये आपका गुदा मार्ग है, इसके ऊपर ही तेल से अच्छे से मालिश करना और हॉट फॉर्मेंटेशन देना, या स्टीम भी ले सकते हैं या धूपन भी ले सकते हैं। स्टीम की अगर हम बात करें तो कुछ लोग कहेंगे जी कैसे लेंगे इस स्थान के ऊपर स्टीम, तो मैं उसके लिए रास्ता आपको बताता हूं। आप क्या करें कि पहले अच्छे से तेल से मालिश कर लें, फिर हॉट बॉटल फॉर्मेंटेशन ले लें, उससे भी स्वेदन हो जाएगा। इसके अलावा परिषेक, परिषेक यानी कि गर्म पानी से धोवन करना, धोना, उस स्थान को धोना, क्योंकि गर्म पानी से धोने से भी दर्द में बहुत ज्यादा शांति मिलती है। और बहुत से लोग सजेस्ट करते हैं सिट्स बाथ का, यानी एक टब लीजिए, गर्म पानी डालिए, उसके अंदर बहुत से लोग पोटेशियम परमानेंट डालते हैं, परंतु मैं आपको सलाह दूंगा कि उसके अंदर कुछ ना मिले तो फिटकरी का प्रयोग करें, क्योंकि फिटकरी उत्तम सफाई भी करेगी और दर्द निवारक में भी कार्य करेगी। इसके अलावा
अगर अंदर ग्रहण करने की बात करें, दवाइयों की बात करें, तो संध्या फार्मा द्वारा निर्मित वातज अर्श किट का आप ग्रहण करें, और वातज अर्श किट के साथ में आप प्रतिदिन ये नियम बना लें, चाहे आपका कोई भी अर्श हो, वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, आपको प्रतिदिन छाछ पीनी है सेंधवा लवण डाल के। क्या डाल के? सेंधवा लवण डाल के। अगर वातज अर्श है तो थोड़ा त्रिकटु जोड़ लें, और वातज अर्श नहीं है तो प्लेन सेंधवा लवण डाल के छाछ प्रतिदिन लंच के बाद पिए। क्योंकि क्या कहा गया आचार्यों ने, छाछ यानी कि बटर मिल्क अपने आप में सक्षम है समूल अर्श को नष्ट करने में। अब हम चर्चा करेंगे पित्तज अर्श की। पित्तज अर्श, जिसे आप मॉडर्न साइंस में इंटरनल पाइल्स भी कहते हो, मरीज में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं? लक्षण देखने को मिलते हैं कि लेटरिन पास करने के बाद, स्टूल पास करने के बाद बर्निंग सेंसेशन होना, जलन होना, स्टूल मिक्स ब्लड आना, या पिचकारी की तरह खून गिर जाना, खून गिरेगा और बंद हो जाएगा। ऐसा किन में देखने को मिलता है? पित्तज अर्श में। यूजुअली जो ब्लड होता है वो स्टूल मिक्स आता है, बर्निंग सेंसेशन रहती है। ऐसे मरीज का हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, ऐसे मरीज के अंदर पेलनेस, पीलापन देखने को मिल सकता है, ऐसे मरीज के अंदर पसीना ज्यादा आएगा, या जो फ्रेश होके आएगा तो उसके माथे के ऊपर पसीना देखने को मिलेगा। अब इसके कारण क्या होते हैं? ज्यादा मसालेदार भोजन खाना, ज्यादा मिर्च का ग्रहण करना, उसके अलावा बहुत ज्यादा गर्मी आपके शरीर पे लगना, या जिस स्थान पे आप बैठे हो वह गर्म स्थान पर बहुत ज्यादा बैठना, उसके अलावा आपके भोजन में जो पित्त को वर्धक करने वाली चीजें हैं, यानी जो तहसीर में गर्म चीजें हैं, उनका ज्यादा ग्रहण करना, नॉनवेज को जो है ज्यादा मसालेदार नॉनवेज खाना, वो भी एक लक्षण के अंदर आता है। लाल मिर्च का बहुत ज्यादा प्रयोग करना, ये भी उसके कारणों में आता है। तो जो मैंने आपको कुछ कारण बताए हैं, ये आपकी जीवन शैली से उत्पन्न हुए कारण है, जहां पर आप अपनी इच्छा अनुसार ये सब चीजें खाते हैं और पित्तज अर्श उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि अब हमने जान लिया कि पित्तज अर्श होते क्या है, पित्तज अर्श के लक्षण क्या है। पित्तज अर्श बाहर से दिखने में नहीं दिखेंगे, बिल्कुल सही। अगर आप प्रोक्टोस्कोप डाल के गुदामार्ग में चेक करेंगे तो ही आपको दिख सकते हैं, वरना आपको नहीं दिखेंगे। हाँ, कई बार क्या होता है, मरीज अगर जोर लगाता है गुदामार्ग पे, लिथॉटमी जैसे बच्चा पैदा होता है उस पोजीशन में लेट के अगर थोड़ा सा जोर लगाए तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए स्वेलिंग डॉक्टर को दिखे, और वो स्वेलिंग क्षणिक के लिए हो, तुरंत दिखे और तुरंत कम हो जाए। इसको भी आप इंटरनल पाइल्स की कैटेगरी में रख सकते हो। वैसे तो ये इंटरनल पाइल्स के अंदर कैटेगरी के हिसाब से फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री, फोर्थ डिग्री भी कैटेगरी होती है। अभी फर्स्ट डिग्री क्या होती है? जहां पर एक दाना सा हो और वो बाहर ना आता हो, इंटरनल पाइल्स की बात चल रही है। सेकेंड डिग्री क्या होती है? जो तुरंत आएगा और तुरंत चला जाएगा, क्या? गुदामार्ग से बाहर, मस्सा। अगर हम बात करें थर्ड डिग्री पाइल मास की, तो ये कौन से पाइल मास होते हैं? ये बाहर आ जाते हैं जोर लगाने पर, परंतु अंदर नहीं जाते, आपको उंगली से अंदर करना पड़ता है। और फोर्थ डिग्री पाइल मास की अगर हम बात करें तो ये बाहर ही रहते हैं, ये अंदर नहीं जाते। ध्यान रहे, बाहर वाले मस्से एक्सटर्नल पाइल्स हैं। मैंने क्या कहा? जो अंदर से बाहर आ गए हो और वापस अंदर ना जाते हो, वह है फोर्थ डिग्री। बहुत से लोग एक्सटर्नल पाइल्स को फोर्थ डिग्री कह के हमारे पास चले जाते हैं, ये उनको ज्ञान के लिए मैं समझाना चाहता हूं। अब बात करते हैं कफज अर्श की। कफज अर्श के मरीज में क्या होता है? ऐसे मरीजों के अंदर बहुत ज्यादा मीठा खाना, दिनस्वपन करना यानी कि खाने के बाद सो जाना। देखिए, गर्मी के मौसम में तो ये अलाउड है, मई जून के अंदर जब बहुत ज्यादा गर्मी हो, परंतु बाकी मौसमों में ये निषेध है। भोजन करने के बाद सो जाना, बहुत मीठा खाना, बहुत भारी भोजन, तहसीर में जो हैवी टू डाइजेस्ट भोजन है उसको ज्यादा ग्रहण करना, उसके अलावा कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करना, रेस्टिंग मोड पे रहना, आरामदेह जिंदगी व्यतीत करना, ये सब कफज अर्श को उत्पन्न करने के लक्षण है। देखने में कफज अर्श कैसे होते हैं? मोटी गांठ की तरह होते हैं, सूजे हुए होते हैं जी। कैटेगरी 1, 2, 3, 4 कोई भी हो सकती है, अंदर से बाहर भी हो सकते हैं, बाहर से अंदर भी हो सकते हैं, परंतु ये बहुत सूजे मोटे मोटे होते हैं। इनकी चिकित्सा की अगर हम बात करें, इसमें डिफरेंट कैटेगरी ऑफ चिकित्सा होती है। ऐसे के अंदर आपको लेपम बहुत अच्छा काम करता है। लेपम किसका बनाएं? त्रिकटु चूर्ण लें, सेंधवा लवण मिलाएं, हल्दी मिलाएं और आग का दूध मिलाएं। इसको लेप करने से जो स्वेलिंग है, जो इन्फ्लामेशन है, वो रिड्यूस हो जाएगी। जिनको ये सब चीजें ना मिले वो प्लेन दशांग का लेप
में सेंधवा लवण यानी कि सेंधवा लवण मिलाकर, थोड़ा पिपली चूर्ण मिलाकर उसका भी पेस्टिंग कर सकते हैं, उससे भी सूजन कम करने में मदद मिलेगी। ये आपको करने से क्या फायदा होगा? फायदा ये होगा कि जो कफज बढ़ा हुआ है, कफज जो बढ़ा हुआ है उसका साइज रिड्यूस होगा, इसकी इन्फ्लामेशन रिड्यूस होगी। लेकिन इस बात का भी बहुत ध्यान रखना है कि भोजन के अंदर निदान परिवर्धनम एव चिकित्सा, हेतु विपरीत अर्थकारी चिकित्सा, यानी कि जो कॉजिटिव फैक्टर है जिसकी वजह से पैदा हुआ, सबसे पहले तो वो सुधारिए। आप भोजन को सुधारें, फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करें, थोड़ी बहुत बॉडी की मूवमेंट्स करें जिससे कफजज उत्पन्न ना हो। अब चर्चा करते हैं रक्तजज की। रक्तजज की जब हम बात करें तो ये समझ लीजिए प्योर ब्लीडिंग, कोई दर्द नहीं, कोई जलन नहीं, सिर्फ खून। ये किसकी कैटेगरी के अंदर आता है? रक्तजज। ऐसे मस्से जिनको छूते ही खून गिर पड़े, ऐसे मस्से जिनमें पिचकारी की तरह खून आता हो लैट्रिन करने से पहले, लैट्रिन करने के बाद, इसी को रक्तजज की कैटेगरी में रखा जाता है। ये बड़े फ्रिजाइल होते हैं, पकड़ में नहीं आते हैं, छोटे ही होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, परंतु बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग वाले होते हैं। लगभग मरीजों में हीमोग्लोबिन कम पाया जाता है। ऐसे मरीज के अंदर कार्डियक, जिसे आप कह सकते हो हार्ट वीक हो चुका होता है। हीमोग्लोबिन वीक होने की वजह से जो और लक्षणाज हैं वो सारे लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि पेनलेस होना, पैरों में सूजन होना, आँख के नीचे सूजन होना, भोजन का ना पचना, बॉडी का एंथुजियाज्म कम होना, बॉडी के अंदर वीकनेस रहना, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ नहीं रहना, ये सब लक्षण रक्तजज में देखने को मिलते हैं। एक घरेलू फॉर्मूला मैं रक्तजज के लिए आपको बता देता हूँ। आप एक काम करें, रक्तजज का मतलब या कोई ब्लीडिंग का मतलब आयुर्वेद दृष्टिकोण में सिर्फ क्लियरली यही है कि आपका जो पित्त है वो बढ़ गया है और रक्त वह दूषित हो गया है। तो ठंडी चीज़ों को ग्रहण करें पित्त को शांत करने के लिए। बिल्कुल गर्म चीज़ें खाएंगे तो खून ज़्यादा आएगा, तो ठंडी चीज़ों का ग्रहण करें पित्त को शांत करने के लिए, और रक्त की शुद्धि के लिए ऐसी चीज़ों का ग्रहण करें जो खून को साफ करते हैं, जैसे कि कड़वी चीज़ें। कड़वी के अंदर करेला भी कड़वा है, नीम भी कड़वा है। तो आप नीम को या नीम से बने किसी भी पदार्थ को, जैसे कि निमोलवटी, निम्बादिवटी या साफी आप कह सकते हो, ब्लड प्यूरिफायर है, निम्बादी चूर्ण है, किसी प्रकार से आपको ये ग्रहण करना चाहिए। ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही हो तो आप सबसे उत्तम रहेगा कि आप नारियल के बाल उतार लें, सूखे नारियल के, उसको आग लगा दें। लगाने के बाद जो भस्म बचे उसको 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को गर्म पानी, सादे पानी के साथ ग्रहण करें। इसके अलावा खून रोकने के लिए दूर्वा घास और गेंदे का फूल, दूर्वा घास, गेंदे का फूल, इनको मिला के इनका 1 चम्मच रस सुबह, 1 चम्मच रस दोपहर और 1 चम्मच रस रात्रि में ग्रहण करें। तीनों बार ग्रहण करने से क्या होगा कि आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स वो ठीक हो जाएंगे। हमको ठीक क्या करना है यहाँ पर? क्लॉटिंग फैक्टर ठीक करने हैं, क्योंकि आचार्य ने क्या कहा, अगर ऊपर से खून आए तो भी रक्तपित्त है, नीचे से खून आए तो भी रक्तपित्त है। तो रक्तपित्त को आपको ठीक करने के लिए ब्लड की इम्प्योरिटीज को ठीक करना है और बढ़े हुए पित्त को शांत करना है। तो रक्तजज की चिकित्सा इस प्रकार करनी है। इसके अलावा शारसूत्र एक उत्तम विधि का नाम दिया गया, क्योंकि मैं शारसूत्र प्रैक्टिशनर हूं और बहुत ही रिजल्ट ओरिएंटेड ट्रीटमेंट्स मैंने अपनी लाइफ में देखे। बहुत सारे पेशेंट्स में मैं क्या देखता हूं कि शारसूत्र करने के बाद रिकरेंट चांसेस ऑलमोस्ट निल के बराबर, कुछ लोगों में हो जाते हैं, अराउंड 2% लोगों में, पर 98% शारसूत्र बहुत ही अच्छी सक्सेस रेट देता है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, कोई स्टेनोसिस नहीं होता, सेप्सिस होने के चांस ऑलमोस्ट निल है, कोई सेप्टिसीमिया नहीं होगा, मरीज की रिकवरी बहुत अच्छी होगी और उसके साथ में डे केयर प्रोसीजर है, आप अपने घर जा सकते हो। तो शारसूत्र पद्धति से अपनी चिकित्सा कराने के वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आपको जो खान पान है और जो एंटीबायोटिक्स हैं दोनों के अंदर बात समझनी होगी। यहाँ एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है, शारसूत्र के साथ में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं। क्यों? शारसूत्र अपने आप में एंटीबायोटिक है। और खान पान की जो मैं बात कह रहा हूँ, खान पान में इस बात का बहुत ध्यान रखें। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी खाएं और शारसूत्र करवा लें तो आप ठीक हो जाएंगे, नहीं जी, आपको निदान परिवर्जन एक चिकित्सा अवश्य ही करवानी पड़ेगी। और इसके लिए आजकल इन पाइल्स को पहचानने के लिए बहुत ही अच्छे डायग्नोस्टिक टूल्स आ गए हैं, जैसे कि वीडियोस्कोप,
जैसे कि अर्शोग्राम यंत्रा, जहां पर आप बाहर से लेके अंदर तक देखकर ये पता लगा सकते हैं कि मस्सा वातज है, पित्तज है, कफज है कि रक्तज है। क्योंकि जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी तब तक उसकी ट्रीटमेंट क्लैरिटी नहीं हो पाएगी। ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। लक्षणों के साथ में उनको फिजिकली पहचानना अति आवश्यक है। मैं चाहूँगा इस वीडियो को हर वो डॉक्टर देखे जो मरीजों के चिकित्सा में, पाइल्स की चिकित्सा में इच्छुक हैं, और वो हर वो मरीज देखें जिसको यही नहीं पता उसको किस प्रकार के मस्से हैं। क्योंकि अगर वो सिर्फ कॉजेटिव फैक्टर्स को ही, बीमारी को समझ के कॉजेटिव फैक्टर्स को ही छोड़ दे, यानी जिनकी वजह से बीमारी हो रही है, तो भी वो अपने आप को स्वस्थ करने की राह पर अग्रसर हो जाएंगे। आप सब लोगों का मेरे चैनल पे आने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं संध्या आयुर्वेदिक सेंटर कंझावला बिहाइंड पीएनबी बैंक से आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को शुभ आशीष देता हूं और उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने घर में इस कोरोना काल में स्वस्थ रहे, दीर्घायु रहे। नमस्कार।